नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मित्र पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएसटीसी का जो पेपर हुआ था 2018 के अंदर, उसमें जो राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम व्याख्या सहित इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्न जो होंगे उनसे संबंधित और कौन से प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों के जवाब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और 31 अगस्त 2020 को दोस्तों आपको बीएसटीसी का पेपर भी है, तो अगर आप उससे पहले अगर ये वीडियो देखते हैं तो हो सकता है आपके लिए काफी लाभदायक भी हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इस पेपर के अंदर पूछे गए थे। तो हमारा इस वीडियो का पहला प्रश्न ये है कि लूणी नदी का उद्गम स्थान किस जिले में है। तो दोस्तों, लूणी नदी का जो उद्गम होता है वो नाग पहाड़ अजमेर से होता है। ठीक है, मैं जो साथ साथ बताता जाऊंगा आप वो भी साथ में सुनते जाएं, है ना, याद करने की कोशिश करें। जो जो आपके साथ में एक साथ जो दूसरी डिटेल बताऊंगा वो भी याद करने की कोशिश करें। तो लूणी नदी का जो उद्गम है वो नाग पहाड़ अजमेर जिले से होता है। इसके कुछ उपनाम है, जैसे इसे लवणवती भी कहा जाता है, मीठी खारी नदी भी कहा जाता है, और मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी होने के कारण इसे मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। बालोतरा बाड़मेर तक इसका जो जल है वो मीठा रहता है, उसके बाद वहां से खारा हो जाता है। राजस्थान के 6 जिलों में बहती है लूणी नदी। ठीक है, और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसे गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है लूणी नदी को। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है लूणी नदी। लंबाई इसकी लगभग 495 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में कितनी है 330 किलोमीटर। ठीक है, नाग पहाड़ अजमेर से उद्गम हुआ, लवणवती कहा जाता है, मीठी खारी कहा जाता है, मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। राजस्थान पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, 495 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बालोतरा तक इसका जल जो है मीठा रहता है, उसके बाद खारा हो जाता है, इसलिए इसे मीठी खारी नदी कहते हैं। इसके प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रसिद्ध चांद बावड़ी किस जिले के अंदर स्थित है। तो चांद बावड़ी जो है दोस्तों लगभग 13 मंजिला ये चांद बावड़ी, जिसमें लगभग 3500 सीढ़ियां है। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? ये दौसा जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, तहसील पूछे तो बांदीकुई आ जाएगा, गांव पूछेंगे तो आभानेरी। आभानेरी गांव के अंदर बांदीकुई तहसील के अंदर आभानेरी गांव में दौसा जिले के अंदर ये चांद बावड़ी स्थित है। और इस बावड़ी का जो निर्माण है वो संभवतः 9वीं शताब्दी के अंदर राजा चांद के द्वारा करवाया गया था, इसीलिए इस बावड़ी को जो है चांद बावड़ी कहा जाता है। और कुछ अन्य बावड़ियों के नाम आप ध्यान रख लीजिए, जैसे रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर है ना, नाथावती, रानी नाथावती ने इस बावड़ी का निर्माण जो है करवाया था। नौलखा बावड़ी जो है डूंगरपुर के अंदर है, नीमराणा की बावड़ी अलवर के अंदर है, और पन्ना मीणा की बावड़ी जो है आमेर जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, रानी जी की बावड़ी बूंदी, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर, पन्ना मीणा की बावड़ी आमेर जयपुर के अंदर है। आभानेरी दौसा में चांद बावड़ी स्थित है, जिसका निर्माण राजा चांद ने करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? पिंक सिटी तो अपन जयपुर को कहते ही हैं। ठीक है, और ब्लू सिटी जो है दोस्तों किसको कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे घरों के अंदर जो है नीला कलर मिल जाएगा घरों की दीवारों पर। जोधपुर की जो स्थापना है दोस्तों 1459 में राव जोधा ने करी थी, और जोधपुर को सूर्य नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, उदयपुर को क्या कहते हैं? उदयपुर को दोस्तों देखो चारों ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, पूर्व का वेनिस भी कहते हैं, राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं, माउंटेन और फाउंटेन का शहर भी कहा जाता है। उदयपुर को क्या क्या कहा जाता है वापस रिपीट कर देता हूँ, झीलों की नगरी, माउंटेन फाउंटेन का शहर कहा जाता है, पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। पूर्व का पेरिस जो है दोस्तों जयपुर को कहा जाता है ना, पूर्व का पेरिस। और पूर्व का वेनिस जो है किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। ठीक है, अजमेर की बात करें तो अजमेर को दोस्तों राजस्थान का हृदय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का, राजपूताना की कुंजी, ख्वाजा की नगरी इत्यादि अजमेर के उपनाम है। जोधपुर के अंदर दोस्तों राजस्थान को जो ताजमहल कहा जाता है ना, जसवंत थड़ा, वो जोधपुर के अंदर ही स्थित है। ठीक है, राजस्थान की न्यायिक राजधानी है जोधपुर। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है जोधपुर को। और बीकानेर को क्या कहा जाता है? ऊन का घर कहा जाता है। तो ये कुछ अगर याद नहीं हो तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके या वापस पीछे करके देख लेना। गार्डन बड़ा बाग स्थित है, तो गार्डन बड़ा बाग दोस्तों कहाँ स्थित है? ये स्थित है जैसलमेर के अंदर है। तो जैसलमेर के जो महाराजा थे उनकी मतलब छतरियां बनी हुई है, समाधि स्थल है उनका, इनका जो निर्माण है गार्डन बड़ा बाग का वो जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। और जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर की स्थापना जो 12वीं शताब्दी में हुई थी, लगभग 1155 में जो है राव जैसल भाटी के द्वारा जैसलमेर की स्थापना की गई थी। जैसलमेर को जो दोस्तों क्या कहा जाता है? राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान किससे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। पीले पत्थरों का शहर भी कहा जाता है जैसलमेर को। गार्डन बड़ा बाग कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है विजय सिंह पथिक
राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जो इस नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? तो नीचे समाचार पत्र दे रखे हैं, उनका हमें ध्यान रखना है कौन कौन से हैं। राजस्थान केसरी इन्हीं का है और नवीन राजस्थान, ये दोनों, ठीक है, दोनों ऑप्शन इसके अंदर सही आएंगे, पहला और दूसरा। राजस्थान केसरी भी विजय सिंह पथिक ने निकाला था और नवीन राजस्थान भी, ठीक है। और विजय सिंह पथिक की बात करें तो इनका जो अन्य नाम है वो है भूप सिंह गुर्जर, इनका अन्य नाम था। और यूपी में इनका जन्म हुआ था और बिजोलिया किसान आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी की थी इन्होंने 1919 के अंदर विजय सिंह पथिक ने। ओके, तो दोनों है राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान, दोनों हमको ध्यान रखने पड़ेंगे। अगला है हबीब तनवीर की फिल्म। हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास चोर राजस्थान के किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये लिखी गई है विजयदान देथा के द्वारा, ठीक है। विजयदान देथा के द्वारा एक और प्रसिद्ध किताब, उसका नाम ध्यान रखना, बातारी फुलवारी, ठीक है। इसके रचयिता भी कौन है? विजयदान देथा है। इसके अलावा और नाम जैसे दुविधा और परिषति, कांचली इत्यादि भी इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। लेकिन एक जो बातारी फुलवारी है वो आप जरूर याद रखना। जोधपुर में इनका जन्म हुआ था विजयदान देथा का। अगला प्रश्न है राजस्थान में निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न के बाद दूसरा बहुत ही बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण है। तो किन्हें सम्मानित किया गया था? नरेश चंद्र को सम्मानित किया गया था और ये चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान रहे थे। अगला प्रश्न है कमलेश नागरकोटी भारत अंडर 19 के विश्व कप में खेला है। तो एक करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। तो आईपीएल के लिए, आईपीएल में खेलते हैं कमलेश नागरकोटी कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के लिए, और इसका आंसर जो है 2018 हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने अंडर 19 विश्व कप में भाग लिया था 2018 के, कमलेश नागरकोटी ने, और राजस्थान से हैं, राजस्थान के बाड़मेर जिले से कमलेश नागरकोटी। अगला प्रश्न देखते हैं, 59वां प्रश्न है राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य के साथ, किस देश के साथ साझा करता है? ये पूछा है हमको। तो आपको पता ही होगा पाकिस्तान के साथ साझा करता है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है दोस्तों, आपको ये पता है? 5,920 किलोमीटर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। उसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो है 1,070 किलोमीटर, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और अंतर्राज्य जो सीमा है बाकी जो राज्यों के साथ लग रही है, 5 राज्यों के साथ, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लग रही है, 5 राज्यों के साथ, उसकी लंबाई है 4,850 किलोमीटर। कुल कितनी है? 5,920 किलोमीटर। फिर 4,850 जो अंतर्राज्य है और अंतर्राष्ट्रीय है 1,070। इसमें से भी जो अंतर्राष्ट्रीय वो सर्वाधिक तो जो है जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर, और कम बात करें तो बीकानेर की, है ना। 4 ही तो जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लगते हैं, एसबीबीजे, है ना। एसबीबीजे के अंदर आपको पता चल गए होंगे कौन कौन से, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है। और 5 राज्यों के साथ लगती है कौन कौन से, ऊपर से चलते हैं पंजाब, हरियाणा, उसके बाद यूपी, उसके बाद एमपी और फिर नीचे गुजरात। इसमें से भी सर्वाधिक जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो एमपी के साथ लगती है लगभग 1600 किलोमीटर, और सबसे कम की बात करें तो पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। कोशिश करना याद करने की, है ना। वीडियो को थोड़ा सा पहले रोक लेना लेकिन याद कर लेना। उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित है? उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा जिला सम्मिलित है? तो ऑप्शंस के हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा दौसा, ठीक है। दौसा, जयपुर, अलवर थोड़ा पूर्व में आ जाएगा, उत्तर पूर्वी के अंदर। तो ये जो क्षेत्र है, सीकर, ये सब जो उत्तरी अरावली के अंदर आ जाते हैं। सिरोही दक्षिणी में आ जाएगा, अजमेर जो है मध्य में आ जाएगा, टोंक भी मध्य अरावली के अंदर आ जाएगा। अरावली की अगर दोस्तों मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसे अरावली की जो है खेड़, ब्रह्मा, सिरोही से लेकर खेतड़ी, झुंझुनू तक राजस्थान में फैली हुई है। और अरावली की जो कुल लंबाई है वो लगभग 692 किलोमीटर, कितनी है? 692, 692। उसमें से राजस्थान में 550 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक है राजस्थान में? खेड़, ब्रह्मा, सिरोही से खेतड़ी, झुंझुनू तक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम तो आप जानते होंगे, गुरु शिखर है, 1722 मीटर है। उसके बाद शेर आ जाती है, फिर जरगा आ जाती है। जरगा से पहले एक दिलवाड़ा भी आ जाएगी, 1442 मीटर। शेर की 1597 मीटर है और जरगा की लगभग 1431 मीटर हाइट है, ठीक है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है अरावली जो है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर से किस वर्ष हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय व्यवस्था है ये पंचायती राज में, और इसका आरंभ जो है कब हुआ था? 1959 के अंदर हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को इस पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ हुआ था। कहाँ से? नागौर के बुक्तरी गांव से हुआ था। और पंचायती राज जो दिवस है दोस्तों 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और पंचायती राज जो व्यवस्था है दोस्तों वो 24 अप्रैल 1993 को
पूरे देश में लागू की गई थी, इसीलिए पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन था, ठीक है, जिसके तहत ये व्यवस्था लागू हुई थी। अगला है मीणा समुदाय का परंपरागत जो नेता है वो इस नाम से भी जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, हमें बताना है कि जो मीणा समुदाय का नेता है वो किस नाम से जाना जाता है। तो मीणा समुदाय का जो मुखिया है उसे कहा जाता है पटेल। क्या कहा जाता है? पटेल। और सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो मीणा जनजाति है, ठीक है। मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मछली होता है। मीणा के जो गुरु थे वो आचार्य मुनि सागर थे, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति है ये, जनजाति है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, राजस्थान से गुजरता है, ये राजस्थान में कितने किलोमीटर लंबा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 की हमको लंबाई बतानी है। तो इसका आंसर तो 688 है। अभी जो मैंने PDF सर्च करी थी PWD की साइट पर राष्ट्रीय राजमार्गों की, उसमें जो लंबाई दे रखी है वो लगभग 670 किलोमीटर है ना। 669.50 किलोमीटर लंबाई दे रखी है। 31 मार्च 2019 तक की जो विवरण रिपोर्ट है PWD की, उसके अंदर कितनी लंबाई दे रखी है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 की? 669 है ना, 669.50 किलोमीटर लंबाई दे रखी है। सबसे व्यस्त राजमार्ग है राजस्थान का, जो कि डूंगरपुर, फिर उदयपुर, फिर राजसमंद, अजमेर, जयपुर और फिर अलवर से होते हुए दिल्ली चला जाता है, ठीक है। कितने जिलों से होकर गया? 6 जिलों से होकर गया। डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर और अलवर से होते हुए दिल्ली चला जाता है। और सबसे व्यस्त, और इसको जो नए नंबर अलॉट हुए वो भी ध्यान रख लेना, कौन कौन से? 48 और 52 इस NH 8 के नए नंबर हैं। अगला, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 2009 में। और कहाँ स्थित है? ये अजमेर में किशनगढ़ के पास स्थित है। अगला प्रश्न है वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी दिल्ली का राजस्थानी का पुरस्कार किसे मिला? साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला वो राजस्थानी भाषा के अंदर किसे दिया गया था 2017 का? तो 2017 का तो दिया गया था दोस्तों नीरज डालिया को। किसे दिया गया? नीरज डालिया को दिया गया था। और इनकी कृति है जिसका नाम है बिना हसल पाई। क्या नाम है? बिना हसल पाई। उस कृति के लिए दिया गया था। और 2018 का आप ध्यान रख लीजिए, लिख लेना, रामस्वरूप किशन और डॉक्टर राजेश व्यास को मिला था, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी के लिए। रामस्वरूप किशन की जो रचना है उनकी जो रचना का नाम है वो तो है बारीक बात। क्या है? बारीक बात। और डॉक्टर राजेश व्यास की जो रचना थी वो थी कविता देवई। तो रामस्वरूप किशन जी और डॉक्टर राजेश व्यास जी को 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये ध्यान रख लेना। बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कहाँ पर स्थित है पहले तो ये ध्यान होना चाहिए। तो निवाई टोंक जिले के अंदर स्थित है ये। और इसकी स्थापना जो है शांताबाई कुटीर के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 6 अक्टूबर 1935 को। बनस्थली विद्यापीठ जो कि निवाई टोंक में स्थित है, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी शांताबाई कुटीर के रूप में। और राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, पंडित हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी, क्योंकि राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे। अगला है राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है दोस्तों वो तो हुई थी मार्च 1999 के अंदर हुई थी स्थापना। और कार्य संचालन जो है, मतलब कार्य इसने जो आरंभ किया था मानवाधिकार आयोग ने, वो मार्च 2000 में किया था। 1999 में स्थापना हुई है और मार्च 2000 के अंदर मानवाधिकार आयोग ने कार्य आरंभ कर दिया था, ठीक है। और इसकी जो पहले अध्यक्ष थी वो थी कांता कुमारी भटनागर। वर्तमान अध्यक्ष की बात करूं तो वो है महेश चंद्र शर्मा, ठीक है। और इनसे पहले जो थे वो प्रकाश टाटिया जी थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? महेश चंद्र शर्मा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहले अध्यक्ष कांता कुमारी भटनागर और वर्तमान में महेश चंद्र शर्मा है। और 1999 में स्थापना हुई थी और मार्च 2000 के अंदर कार्य आरंभ किया था। अगला प्रश्न है राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? वो थी कुशाल सिंह, ठीक है। बी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर, कुशाल सिंह थी। और कुछ महिलाओं के नाम ले ले, जैसे प्रतिभा पाटिल जो है राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी। और वसुंधरा राजे जो है पहली CM थी। यशोदा देवी पहली विधायक थी। और कमला बेनीवाल पहली महिला मंत्री थी। और सुमित्रा सिंह जो है पहली विधानसभा अध्यक्ष थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? तो हेला ख्याल दंगल क्या है? एक प्रकार का जो ख्याल क्या है, खेल तमाशा होता है ना, उस खेल तमाशा एक प्रकार का है ख्याल जो है। और ये जो प्रसिद्ध है ये दौसा जिले की लालसोट दौसा की प्रसिद्ध है। लालसोट दौसा की ये प्रसिद्ध है। हेला ख्याल दंगल कहाँ की प्रसिद्ध है? लालसोट दौसा की। इसके अलावा जैसे कुचामणी ख्याल नागौर की है। अली बख्शी ख्याल जो अलवर की प्रसिद्ध है।
तुर्रा कलंगी ख्याल जो है चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा की प्रसिद्ध है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और हेला ख्याल के अगर जनक बताऊं तो उनका नाम भी इसी से आ जाएगा, हेला से शायर हेला, ठीक है। उस तो शायर हेला जो है इसके जनक है इस ख्याल के। अगला पिछवई कला किससे संबंधित है, तो पिछवई कला क्या है दोस्तों, ये नाथद्वारा राजसमंद की नाथद्वारा शैली से संबंधित है ये। और इसमें क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे जो कपड़ा मतलब कपड़े पर जो चित्रांकन किया हुआ रहता है उससे जो है पिछवाई कला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिछवाई कला कहा जाता है। और नाथद्वारा के अंदर ही क्या है दोस्तों, नाथद्वारा के अंदर ही जो है वल्लभ संप्रदाय की पीठ है, ठीक है। तो पिछवाई क्या है, जो भगवान कृष्ण यानी श्रीनाथ जी की जो मूर्ति होती है उसके पीछे जो कपड़े पर चित्र बनाए जाते हैं उसे पिछवाई कहा जाता है। और नाथद्वारा शैली से इसका संबंध है। और नाथद्वारा कहाँ आता है, राजसमंद में आता है, वल्लभ संप्रदाय की पीठ है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं। तो दोस्तों मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ जनसंख्या के ऊपर, ठीक है, जिसमें मैंने लिंगानुपात, साक्षरता और जनसंख्या जनघनत्व जो भी ट्रिक के माध्यम से बहुत ही अच्छे से याद कराया है। तो नहीं देखा है तो वीडियो देख लेना, आपको मिल जाएगा, चैनल पर जाकर विजिट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले। तो न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आ जाएगा अपना जैसलमेर, उसके बाद आ जाता है बीकानेर, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा है, न्यूनतम, तो जैसलमेर और बीकानेर, जैसलमेर का है 17 और बीकानेर का है 78। उसके बाद आ जाता है बाड़मेर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जैसलमेर और बीकानेर, सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। 5 जैसे सीरीज थे, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू और जोधपुर, ठीक है। ये न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले हैं। सर्वाधिक जनघनत्व की बात करूं, अगर दोस्तों आप वीडियो देखोगे तो ट्रिक के माध्यम से आपको आसानी से याद हो जाएगा जनसंख्या वाला। जयपुर, भरतपुर, फिर उसके बाद दौसा, फिर उसके बाद अलवर, फिर धौलपुर, ये सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले हैं, है ना। जब 2 लवर की धुलाई हुई, ऐसे कुछ ट्रिक है तो उससे याद हो जाएंगे। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर और धौलपुर सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा जो संयंत्र है वो अमर सागर जैसलमेर के अंदर स्थापित किया गया था 1999 के अंदर, ठीक है। अमर सागर जैसलमेर में राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था 1999 में। राज्य की पवन ऊर्जा नीति जो है वो 2012 को घोषित की गई थी। और अमर सागर के बाद बात करें पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, दूसरा तो देवगढ़ प्रतापगढ़ में, और तीसरा जो है फलोदी जोधपुर के अंदर। पहला सौर ऊर्जा संयंत्र ध्यान रख लेना, पहला पवन ऊर्जा संयंत्र तो आपको ध्यान है आ गया है अमर सागर जैसलमेर। तो पहला सौर ऊर्जा जो संयंत्र है वो मथानिया जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया था, ठीक है। और सौर ऊर्जा पार्क जो है भड़ला जोधपुर के अंदर स्थित है। बारी आभूषण जो है कहाँ पहना जाता है, नाक में पहना जाता है। तो दोस्तों आभूषण का आपको पता ही होगा, वीडियो डल रखा है ट्रिक से, आप एक बार लिख देना बस राजस्थान के आभूषण, वीडियो मिल जाएगा ट्रिक वाला। महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जो राज तिलक है दोस्तों वो 28 फरवरी 1572 को हुआ था। कहाँ, गोगुंदा उदयपुर के अंदर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था, 28 फरवरी 1572 में। महाराणा प्रताप को जो उपनाम है यानी जो नाम है बचपन में वो कीका था। राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ। इनका जन्म जो है 9 मई 1540 को हुआ था। कब हुआ था, 9 मई 1540 को। कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ के अंदर स्थित कटारगढ़ के बादल महल के अंदर जो है महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम जयवंता बाई था, पिता का नाम उदय सिंह था। और इनका एक फेमस जो युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। और उससे पहले, युद्ध से पहले जो है अकबर ने कुछ जो है सेनापति भेजे थे बातचीत के लिए, तो उसके ध्यान रख लेना JMBT, ठीक है, क्रम से ध्यान रखना है JMBT, जिसमें जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल आ जाएंगे, JMBT, ठीक है, ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था और बाद में वह अलाउद्दीन खिलजी की शरण में अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया था। तो अब पद्मावत जो पिक्चर आई थी वो अगर आपने देखी होगी तो पता होगा आपको, जो चेतन राघव था वो नाराज होकर चला जाता है रतन सिंह से, और कहाँ चला जाता है, अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला जाता है। और जो भी सारे राज होते हैं और जो खूबसूरत रानी होती है रतन सिंह की, रानी पद्मिनी, उनके बारे में जो है वहां पर बता देता है, जिससे फिर 1303 में जो है युद्ध होता है, जिसमें रतन सिंह जो है वीरगति को प्राप्त होता है। और उनके साथ जो उनके प्रमुख सेनापति हैं, पद्मिनी के जो चाचा भतीजे लगते हैं, कौन, गोरा और बादल, वो भी वीरगति को प्राप्त होते हैं 1303 के अंदर। और जो पद्मिनी के नेतृत्व में महिलाएं जो है जौहर करती हैं, ठीक है। और इस युद्ध के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक फेमस संगीतकार अमीर खुसरो भी साथ
आते हैं। ठीक है, अमीर खुसरो किसके साथ आते हैं? अलाउद्दीन खिलजी के साथ। ये भी ध्यान रख लेना। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, क्योंकि चेतन राघव जो है उनके पास चले जाते हैं नाराज होकर, ये ध्यान रख लेना। और चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे तो बहुत सारी लंबा हो जाएगा वीडियो काफी धीरे धीरे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में भूमठ क्षेत्र संबंधित है। तो राजस्थान में भूमठ क्षेत्र जो है जहां भील जनजाति का बाहुल्य है वहां है उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। राजस्थान में भूमठ क्षेत्र किससे संबंधित है? उदयपुर से संबंधित है, और यहाँ पर जो है भील जाति के लोग ज्यादा रहते हैं। उसके अलावा जैसे अगर आ जाए गिरवा क्या है, तो गिरवा जो है उदयपुर में फैली हुई जो पहाड़ियां हैं चारों ओर तश्तरी नुमा आकार की, उसे गिरवा कहते हैं। उसके अलावा अगर देशहरो आ जाए, देशहरो क्या है, तो उदयपुर में जरगा और जो रागा पहाड़ियां हैं उसके बीच का जो हरा भरा क्षेत्र है ना, उसे देशहरो के नाम से जाना जाता है। भुराट का पठार पूछे तो कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर गोगुंदा उदयपुर के बीच जो पठारी क्षेत्र उसे भुराट का पठार कहा जाता है। प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था? तो प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था? नजरानो था। ठीक है, पहला ऑप्शन आ जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने लिए? तो सर्वाधिक बार शपथ वैसे अगर सिंगल पूछे तो मोहनलाल सुखाड़िया ने लिए, 4 बार लिए। ठीक है, उसके अलावा हरिदेव जोशी ने 3 बार, भैरव सिंह शेखावत ने 3 बार और अशोक गहलोत ने भी तीसरी बार शपथ ले ली है। तो इन दोनों का अगर जोड़ते हैं हम तो 4 और 3 7। ठीक है, बाकी यहाँ पर 3 3, तो इसका आंसर जो है पहला आ जाएगा, मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी। ठीक है, 4 और 3 7, तो 7 बार हो जाएंगी। अगला है डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो भाकरी गांव में डेगाना के अंदर स्थित है, नागौर जिले के अंदर, और ये जो जाना जाता है किस खनिज के लिए? टंगस्टन के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजस्थान का गांधी कहा जाता है दोस्तों गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। वागड़ का गांधी जो है भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। दामोदर व्यास को जो है राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, और जो जानकी लाल है उन्हें राजस्थान का मंकी मैन कहा जाता है। जानकी लाल बांध को राजस्थान का मंकी मैन कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ है? तो यह है दोस्तों जयपुर जिले के अंदर स्थित है। लाल बाग क्या है? लाल बाग क्या है दोस्तों? ये जो है लाल बाग क्या है? टैक्स है जो किसानों पर आरोपित कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के कर लगाए जाते थे। ठीक है, राजाओं के द्वारा, तो वो जो है उसे क्या कहा जाता है? लाल बाग कहा जाता है। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? मतलब राजस्थान का जो हम वर्तमान स्वरूप देखते हैं वो कौन से वर्ष में आया था? तो ये आया था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को, जब इसमें अजमेर भी मिल गया था लास्ट में जाके। और इस राजस्थान का जो एकीकरण वो 7 चरणों में हुआ था। कब आरंभ हुआ था? 17 या 18 मार्च को आरंभ हुआ था। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी, तब राजस्थान का एकीकरण आरंभ हुआ था। और राजस्थान के एकीकरण को जो टोटल टाइम लगा है ना 1 नवंबर 1956 तक, वो लगा 8 साल 7 माह 14 दिन। 8 और 7 15 होते हैं, लेकिन आप 14 समझ लेना। तो ठीक है, 8 साल 7 माह और 14 दिन का समय लगा था एकीकरण के अंदर। जब एकीकरण आरंभ हो रहा था तब 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा। आगे बढ़ते हैं। शब्द राजस्थान का पहली बार प्रयोग किस इतिहासकार द्वारा किया गया था? तो राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था। उनकी पुस्तक आई थी एक, और उस पुस्तक का नाम था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द प्रयोग में लिया था। उसके अलावा राजस्थान या द्वितीय शब्द जो है हमें बसंतगढ़ शिलालेख के सिरोही के अंदर वहां देखने को मिलता है सबसे पहले। और जॉर्ज थॉमस ने जो है राजस्थान का जो क्षेत्र है उसके लिए राजपुताना शब्द प्रयोग में लिया था। राजपुताना शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग में लिया था? जॉर्ज थॉमस ने। आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थान है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वह दोस्तों हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है, लेकिन यहाँ गंगानगर दे रखा है तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। तो हनुमानगढ़ आएगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां होता है। और ये प्राचीन नदी सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी कालीबंगा सभ्यता, जिसे वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता है, और इस सभ्यता की खोज जो अमलानंद घोष ने की थी, कब की थी? 1952 के अंदर की थी। ठीक है, और उसका जो उत्खनन किया था वो बीबी लाल और बीके थापड़ ने किया था। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध हुए हैं? तो ताम्र संस्कृति के लिए जानी जाती है आहड़ सभ्यता। और आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर के अंदर स्थित है। और उदयपुर के अंदर आहड़ सभ्यता जो कौन सी नदी किनारे विकसित हुई थी? आयड़ नदी के किनारे। और आयड़ नदी का दूसरा नाम क्या है? बेड़च नदी भी है। ठीक है, इसकी जो खोज की थी आहड़ की, वो किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने की थी आहड़ सभ्यता की खोज? अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। ताम्रयुगीन सभ्यता है, तो ताम्र संस्कृति के चिन्ह हमें कहाँ मिलते हैं? उदयपुर के अंदर देखने को मिलते हैं। अनाज पीसने की चक्की मिली थी आहड़ सभ्यता से। ठीक है, और उसके अलावा तांबा गलाने की भट्टी भी मिली थी। आगे बढ़ते हैं। सिरवी जाति खेती से जुड़ी हुई अधिकांशतः किस जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जो है मारवाड़ क्षेत्र के अंदर।
पाली और जोधपुर के अंदर अधिकांशतः पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी आंसर। जोधपुर सिर्फ जो है खेती से जुड़ी जाती है और जोधपुर जिले में पाई जाती है। मेवाड़ के सिसोदियों को किस वंश का माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों सूर्यवंशी। ठीक है, अगला राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? पहली औपचारिक व्याकरण हेमचंद्र सूरी के द्वारा लिखी गई थी। हेमचंद सूरी के द्वारा जो है पहली जो है राजस्थान की औपचारिक व्याकरण लिखी गई थी। इसके अलावा राजस्थानी व्याकरण जो लिखी थी वो सीताराम लालस ने लिखी थी। ठीक है, सीताराम लालस के द्वारा जो है राजस्थानी व्याकरण की रचना की गई थी। संगीत के जयपुर घराने से प्रसिद्ध संगीतकार कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर है मल्लिका अर्जुन मंसूर जो है वो संगीत के जयपुर घराने से संबंधित प्रसिद्ध संगीतकार हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे केसरबाई भी है, किशोर अमोनकर और ये मल्लिका अर्जुन मंसूर जो है ये सब जो है अतरौली घराने से संबंधित है। किससे? अतरौली घराने से। जयपुर घराने की दो शाखाएं हैं, दो उपशाखाएं हैं, एक का नाम है पटियाला घराना और एक अतरौली घराना। तो ये अतरौली घराने से संबंधित है, मल्लिका अर्जुन मंसूर, केसरबाई, ठीक है, और किशोरी अमोनकर इत्यादि जो है इनसे संबंधित है। और जयपुर घराना जो है दोस्तों मनरंग भूपत के द्वारा स्थापित किया गया था। जयपुर घराना संगीत का प्रसिद्ध घराना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की फड़ चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी हुई है? तो फड़ चित्रकारी जो है दोस्तों किस स्कूल से जुड़ी है? ये जुड़ी हुई है मेवाड़ स्कूल से। तो फड़ का जो आरंभ होता है वो मेवाड़ स्कूल के अंदर देखने को मिलता है। क्या होता है फड़ चित्रकारी? किसी लोक देवता के जीवन को जब कपड़े पर चित्रित कर दिया जाता है तो उसे वह जो है फड़ कहलाता है। फड़ चित्रकारी क्या है? चित्रों को देखकर पढ़ना, वो क्या है? फड़ चित्रकारी है। और शाहपुरा का जो दोस्तों जोशी परिवार है ना वो फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे लंबी जो फड़ है वो देवनारायण जी की है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले में? कालबेलिया नृत्य जो है राजस्थान के जैसलमेर जिले से है। ठीक है, और कालबेलिया की प्रसिद्ध नृत्यांगना जिनका नाम क्या है? गुलाबो है। इसके अलावा कालबेलिया के प्रसिद्ध नृत्य भी ध्यान रख लीजिए आप, जैसे शंकरिया, पणिहारी, बागड़िया, इंडोनी इत्यादि जो है कालबेलिया जाति के जो है नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। बगरू प्रिंट। ठीक है, बगरू प्रिंट। बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से से है? तो बगरू जो है दोस्तों जयपुर में आता है, तो जयपुर की है। बगरू प्रिंट जो है कहाँ का है? जयपुर का है। इसमें क्या होता है? ब्लॉक द्वारा कपड़े पर छपाई की जाती है और इसमें जो मुख्यतः लाल और काला रंग प्रयोग में लिया जाता है बगरू प्रिंट के अंदर। इसके अलावा अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट जो है बाड़मेर से है। जाजम प्रिंट जो है अकोला चित्तौड़गढ़ की है, ये भी ध्यान रख लेना आप। बाला किला कहाँ स्थित है? तो बाला किले को दोस्तों क्या कहा जाता है? अलवर किला भी कहा जाता है, बड़ा किला भी कहा जाता है। और अलुगराय के द्वारा संभवतः इसका निर्माण कराया गया था, इसलिए इसे अलुगराय दुर्ग भी कहा जाता है। तो अलवर का किला इसका आंसर आ जाएगा। बाला किला कहाँ है? अलवर के अंदर स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों अकबर ने जो है अपने पुत्र सलीम बिन जहांगीर को जो है 3 साल तक कैद में रखा था बाला किले के अंदर, ये भी ध्यान रख लेना। राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया? तो ये भी हमने अभी चर्चा की थी। किसने किया था? मोहनलाल सुखाड़िया ने किया था, लगभग 17 साल तक। ठीक है, और 4 बार इनका कार्यकाल रहा था, 4 बार मुख्यमंत्री बने थे। दौलत राम सारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता है यह कहकर। तो दौलत राम सारण को किसानों का मसीहा कहा जाता है। राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? आरवीपी है ना, आरवीपी। राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? बूटा सिंह ने की थी। बी आंसर आएगा इसका। ठीक है, राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना बूटा सिंह ने की थी। 14वीं राजस्थान विधानसभा की सभापति कौन है? तो 2018 का पेपर है इसलिए थोड़ा क्या पुराना क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो तो कैलाश मेघवाल है, लेकिन अगर हम 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष देखेंगे तो आंसर आएगा सीपी जोशी। ठीक है, राजस्थान की विधानसभा सीटों की संख्या आप जानते होंगे 200 है। ठीक है, और अशोक गहलोत ने 3री बार शपथ ली थी। उसके अलावा नरोत्तम लाल जोशी, ध्यान रखना, पहली विधानसभा के अध्यक्ष थे। पहली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? तो 2 बार होता है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई थी, तो पानी के अभाव के कारण जो है इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई थी, जिसे राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम है वो हरिके बैराज पंजाब में स्थित है, सतलज और व्यास नदियों के संगम पर वहां से निकलती है ये नहर, और इसका प्राचीन जो नाम था वो राजस्थान नहर था। 1958 में जो गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, उनके द्वारा इस नहर की आधारशिला रखी गई थी। और अच्छे से अगर इंदिरा गांधी नहर पढ़ना है तो दोस्तों वीडियो अपलोड हो रखा है। तो ये था दोस्तों वीडियो BSTC का 2018 का। आशा करता हूँ आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।